So I welcome you all to this new chapter, Gauss's law. इसमें भी हम फटाफट रिवीजन करते हैं फॉर्मूलेज का और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का, और दिस सेशन इज़ मेंट फॉर क्विक रिवीजन, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो गॉसेस लॉ में हम बात करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते थे, एंड दिस फाई इज गिवन एज ई डॉट एरिया वेक्टर ए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। फ्लक्स क्या होता था? फ्लक्स होता था, अगर ये हमको एरिया दिया हुआ है और यहाँ से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, तो दिस इज हाउ द फ्लक्स विल बी गिवन। अब बात करते हैं लॉ की। लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता था? तो गॉसेस लॉ में हमने पढ़ा था कि द फ्लक्स बाय एन एनक्लोज्ड सरफेस is given as closed surface integral of E dot dA vector, where A is area vector, and this is equal to charge enclosed upon epsilon naught, right? तो अगर ये गॉसियन सरफेस है और यहाँ पर ये सारे चार्जेस दिए हुए हैं, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस इज Q5, दिस इज Q4, ठीक है। और इस गॉसियन रीजन से मुझे फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स विल बी गिवन एज Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q enclosed यहाँ पर कितना है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस, because of all the charges in the space. समझ आया? The electric field is because of all the charges in the space. तो this is what should be remembered. ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये। और चार्ज सिर्फ एनक्लोज चार्ज होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमेशा फॉलो होगा, हम कोई भी लॉ यूज करें, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब बारी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम इसको गॉसेस लॉ का यूज करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज निकालने में। तो पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है मुझे। तो गॉसियन सरफेस हमारा यहाँ पर स्फीयर होता है। फ्लक्स हम लिखते हैं, ये पॉइंट चार्ज q है, फ्लक्स हम लिखते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और e इंटू 4πr² से हम इसको e डॉट डी ए करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है यहाँ पर Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ये हमने पॉइंट चार्ज का फ्लक्स निकाला, फील्ड निकाला। अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फील्ड होता है लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फील्ड बिकॉज ऑफ द इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज कुछ इस तरीके का दिखाई देगा हमको। ये अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है मेरे पास, तो हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, एक सिलेंडर। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, r इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो E हर पॉइंट पे E सेम रहेगा। फ्लक्स होगा, इसका एरिया होगा, जो इस एरिया से फ्लक्स नहीं मिलेगा। फ्लैट सरफेसेस से फ्लक्स नहीं मिलता है, सिर्फ कर्व सरफेस से मिलता है। तो E into 2πrl is the area, curved surface area. Lambda L is the charge enclosed divided by epsilon naught. So E is lambda upon 2πr epsilon naught. ठीक है। थिन शीट ऑफ चार्ज, थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण सिग्मा फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, हमको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि ये जो थिन शीट है, अगर इसके ऊपर मैंने प्लस Q चार्ज दिया हुआ है, तो इस चार्ज का इम्पैक्ट दोनों साइड में होगा। इस चार्ज का इम्पैक्ट दोनों साइड में होगा, ठीक है। तो रेडियस r, अगर r डिस्टेंस पे भी करोगे, और r शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द शीट्स,
ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो अगर Q के टर्म्स में सिग्मा यहाँ पर होगा Q बाई एरिया A, सिग्मा यहाँ पर होगा Q बाई एरिया A, और फील्ड की वैल्यू आएगी Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान रखना है हमको। अब बात आती है कंडक्टिंग प्लेट की। तो ये कंडक्टिंग प्लेट है यहाँ पर, इसमें जब मैंने चार्ज Q दिया तो चार्ज यहाँ दोनों साइड में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वल वैल्यूज़ में, और फील्ड आएगा, पहले तो सिग्मा लिखेंगे हम, सिग्मा आएगा Q बाई 2A। द फील्ड बिकॉज ऑफ अ कंडक्टिंग प्लेट इन इट्स विसिनिटी इज गिवन एज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं इसको Q के टर्म्स में लिखूं तो ये आएगा Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने फील्ड्स देखे। अब पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम्स। पैरेलल प्लेट में मैं इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों ने कर रखा है, मैं एक बार और करवा देता हूँ। सपोज करो ये तीन आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, इसके ऊपर चार्ज Q है, इसके ऊपर चार्ज 2Q है, इसके ऊपर चार्ज से 3Q है। हमें हर एक सरफेस पे चार्ज निकालना है। देयर आर 6 सरफेसेस हियर, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक तरीका तो होता है कि चार्जेस को अज्यूम कर लो, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, ठीक है। इक्वेशंस लिख लो, Q1 प्लस Q2 इज Q, Q3 प्लस Q4 इज 2Q, Q5 प्लस Q6 इज 3Q। इक्वेशंस लिख लिए। अब गॉसियस लॉ के लिए इक्वेशंस लिख लो। ये गॉसियस लॉ का ये गॉसियन सरफेस हो गया यहाँ पर, और दूसरा गॉसियन सरफेस हो गया ये वाला, ठीक है, जो Q4 और Q5 को एनक्लोज कर रहा है। तो गॉसियन सरफेस से इस गॉसियन सरफेस से एक्सप्रेशन आएगा Q2 प्लस Q3 शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि फील्ड फ्लक्स 0 होता है इस गॉसियन सरफेस से, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। और दूसरा है Q4 प्लस Q5 शुड बी इक्वल टू 0, सेम रीज़न यहाँ पर भी है। और लास्ट जो इक्वेशन होगा यहाँ पर वो होगा कि फील्ड इनसाइड द कंडक्टर शुड बी 0 बिकॉज ऑफ ऑल दीज चार्जेस। सारे पॉजिटिव चार्ज माने हुए हैं मैंने, तो ये आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 माइनस Q6, क्योंकि फील्ड सारे चार्जेस का, पॉजिटिव चार्जेस का, यहाँ पर 5 तक पॉजिटिव x में होगा और 6 का नेगेटिव x में होगा। तो दिस शुड बी इक्वल टू 0, है ना। तो ये 6 इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करते थे, पर यहाँ पर एक बेटर मेथड है, मतलब शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट कह सकते हो, विच इज़ द डिराइव्ड रिजल्ट ओनली। आप इन सारे चार्जेस को ऐड करो, तो टोटल चार्ज हो गए 6Q। अब इस 6Q को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो एक्सट्रीम आउटर सरफेसेस पे। तो एक्सट्रीम आउटर सरफेस मतलब 1 और 6, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहाँ 3Q और यहाँ 3Q आ गया। अब चार्जेस को कंजर्व करते जाओ। यहाँ 3Q है, पर इस प्लेट पे सिर्फ Q चार्ज था, तो साइड 2 में चार्ज आएगा माइनस 2Q, 3 में आएगा चार्ज प्लस 2Q, क्योंकि फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है। फिर यहाँ पर 2Q था तो यहाँ 0 आएगा, फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट, 0 का ऑपोजिट 0 ही होगा, और यहाँ पर 3Q, ये चार्ज बैलेंस हो रहा है। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मेथड्स टू सॉल्व इट क्विकली. Now let's come to self energy of a hollow sphere. The expression for self energy of a hollow sphere is given as U is equal to Q square upon 8 pi epsilon naught R. Now this is the energy stored in the conductor, stored in the sphere because of the work done by the external source in arranging this Q charge here. Solid sphere की self energy होती है 3Q square upon 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये यूएस की वैल्यू होती है। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट है, ध्यान रखना है हमको। सवाल कैसे आते हैं? सवाल इस पे बनते हैं, देखिए, एक ये हॉलो स्फीयर है और इसके अंदर ये एक सॉलिड स्फीयर है। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है हॉलो स्फीयर का। हॉलो स्फीयर के ऊपर 2Q चार्ज है और सॉलिड स्फीयर के ऊपर 3Q चार्ज है, ठीक है। तो
इसकी इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी पूछता है। तो टोटल एनर्जी के लिए मुझे लिखना होगा सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर को मैं एस से लिख रहा हूँ, सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर HS प्लस इंटरैक्शन एनर्जी। इंटरैक्शन एनर्जी मतलब दोनों की एनर्जी मिला के क्या होगी। तो सॉलिड स्फीयर की एनर्जी क्या होती है 3Q²। Q कितना है 3Q है यहाँ पर, तो 3Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉलिड स्फीयर की जो एनर्जी होगी वो होगी 3 × 3Q होल स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज R। हॉलो स्फीयर की एनर्जी होगी Q² मतलब यहाँ पर 2Q का होल स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R। और अब इसकी जो इंटरैक्शन एनर्जी होगी तो हम हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल इनसाइड निकाल लेते हैं, और ये जो पूरा 3Q चार्ज है ये उसी पोटेंशियल पे है। तो पोटेंशियल ऑफ हॉलो स्फीयर ये कितना हो गया 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R। ये तो पोटेंशियल हो गया, मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ये कितना हो गया 3Q। तो अब ये यहाँ पर टोटल एनर्जी अगर हम बात करें तो दिस बिकम्स 27Q² अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ये हो जाएगा 4Q² अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस 6Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं, इसको 2 3s are 2 4s are, और इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर। तो ये आएगा 27Q² अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस 5Q² प्लस 15Q² upon 20 pi epsilon naught R. So this is 47Q² upon 20 pi epsilon naught R. This is the total energy. तो ये हमको ध्यान रखना है. So this is how the self energy is used. अब बात करते हैं हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन स्फेरिकल शेल्स की. पहले स्फेरिकल शेल्स क्रिएट कर लेते हैं. ये एक शेल हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा शेल. सेंटर पे प्लस क्यू रखा हुआ है. फर्स्ट स्फीयर जिसका रेडियस ए है, इसमें चार्ज है क्यू. सेकेंड स्फीयर पे चार्ज है 2Q. थर्ड स्फीयर पे चार्ज है 2Q. तो A इसका रेडियस है, B सेकेंड वाले का, और C जो है ये थर्ड वाले स्फीयर का रेडियस है. ठीक है. अब हमको बताना है हर एक सरफेस पे चार्ज क्या क्या होगा. तो पहले स्फीयर के अंदर से अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे तो फील्ड ज़ीरो होगा. इनर सरफेस पे -Q चार्ज आएगा, इसको फ्लक्स को ज़ीरो करने के लिए. ठीक है. अब यहाँ अंदर -Q आ रहा है. टोटल चार्ज इस स्फीयर पे +Q था, तो बाहर 2Q आएगा. इसके इनर सरफेस पे -2Q. इसके आउटर सरफेस पे चार्ज बैलेंस करना है 4Q. इसके इनर सरफेस पे -4Q और इसके आउटर सरफेस पे 7Q चार्ज आएगा. तो दिस वाज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्फेरिक चार्ज ऑन स्फेरिकल शेल्स वाज डन. अब अगर इसी में मैं बात करूं कि इस स्फीयर को हम अर्थ कर देते हैं. अर्थिंग का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर शुड बी जीरो नाउ. इट बिकम्स इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ. जिस भी कंडक्टर को हम अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है. ठीक है. अर्थ के पोटेंशियल के बराबर. अर्थ कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ चार्ज और इट कैन गिव एनी अमाउंट ऑफ चार्ज टू मेक द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इक्वल टू जीरो. अब ये -Q, ये +2Q, ये -2Q, ये चार्जेस कहीं नहीं जा सकते क्योंकि ये चार्जेस बाउंड चार्जेस हैं. ठीक है. ये 4Q विल चेंज. इस 4Q को कैसे लिखेंगे? अब इस 4Q की जगह आएगा आप कुछ मान लेते हैं Q' आया.
इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू डैश आएगा और इसके आउटर सरफेस पे 3q प्लस क्यू डैश आएगा। ठीक है, क्योंकि चार्जेस को बैलेंस तो करना ही है। अब सेकेंड स्फीयर के इस पॉइंट, सेकेंड स्फीयर का पोटेंशियल हमें 0 लिखना है, करना है इन सारे चार्जेस के कारण। तो इस प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा के क्यू बाई बी। इस माइनस क्यू के कारण और प्लस 2q के कारण टोटल चार्ज हो गया q, तो इस स्फीयर पे चार्ज है q, तो इस पे पोटेंशियल होगा प्लस के क्यू बाई बी। अब टोटल चार्ज इस वाले स्फीयर पे है q डैश माइनस 2q, तो प्लस के क्यू डैश माइनस 2q अपॉन b। अब इस वाले स्फीयर पे टोटल चार्ज है 3q, तो ये आया k 3q and this point lies inside this bigger sphere, so it is c, so this is equal to 0. Now this cancels out. From here we get q dash as 3bq by c. ठीक है, तो this is how we can again show the distribution of charges on spherical shells when one of them is earthed. अर्थिंग का मैंने मतलब समझाया आपको कि अर्थिंग का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर शुड बी इक्वल टू 0. So this is what you should remember. ठीक है, so here comes the end of this chapter, Gauss's law. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक आध क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। आपको समझना ये है इसमें कि फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए, ठीक है, जितने हमने डिस्कस किए, और कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। जो शीट्स मैंने दे रखी हैं उसमें आपको इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। So that's all for this chapter. Thank you so much. We will meet again in the next chapter, that is current and electricity. Goodbye.